हिंद बच्चों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना एटम चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक। और हम कहें टॉपिक तो लास्ट है, लेकिन इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हमने लास्ट में अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें क्या किया था बच्चों? उसमें हमने पढ़ा था एनर्जी क्या कितनी होती है किसी भी सेल में। और हम कहें ऑर्बिट जब इलेक्ट्रॉन करता है तो nth ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है बच्चों। तो En इज द फॉर्मूला -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला वेयर z इज योर एटॉमिक नंबर, n इज योर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स शेल। सो इसी के ऊपर आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आता है एनर्जी लेवल्स। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे की जाती है। नाउ in the previous formula we have En is equals to -13.6 z square upon n square, where when we substitute the value of n, substituting n is equals to 1, which is our ground state। क्या है बच्चों? ग्राउंड स्टेट मींस जहां पे लोवेस्ट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है? जहां पे लोवेस्ट एनर्जी इज देयर। So the lowest energy is at n equals to 1. When we substitute this value, आपके पास क्या आएगा? 13.6। और for hydrogen atom this is z is equals to 1, 13.6 upon 1 square, which will be -13.6. So for n equals to 1 we have energy level 13.6, which is a ground state। ये जो फोटो ली गई है रिसर्च गेट से ली गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। For n equals to 2, when n equals to 2, En is equals to -13.6 divided by 2 to the power 2, which is -13.6 divided by 4। इसको आप सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्स 3.40 के आएगा, जो कि आपकी ये एनर्जी है। देन n इक्वल्स टू 3 के लिए En इज इक्वल्स टू -1.51 आ जाएगा। ये वैल्यूज आएंगी, आप सोल्व करके भी देख सकते हो। देन दिस। सो ये जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे, ये आपका एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। एनर्जी मीन्स जस्ट लाइक x एंड y कोऑर्डिनेट। सो दिस इज -y एंड गोइंग टू द 0। जीरो कहां पे होगा? जब n इंफिनिटी होगा तो आपकी एनर्जी 0 होगी। 0 का क्या मतलब है और नेगेटिव का क्या मतलब है? ये सारी वैल्यू नेगेटिव क्यों? नेगेटिव है तभी जो हाइड्रोजन एटम है वो बाउंड स्टेट में है बच्चों। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो बाउंड स्टेट नहीं होगा, पॉजिटिव एनर्जी लेवल्स नहीं पॉसिबल। इसलिए इंफिनिटी तक भी अगर आप जाते हो तो जाके आपका एनर्जी 0 होती है, पॉजिटिव फिर भी नहीं होती। क्योंकि पॉजिटिव होगे तो एटम ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, इट विल नॉट बी इन बाउंड स्टेट। पॉजिटिव एनर्जी मीन्स द फोर्स इज रिपल्सिव। ओके, नाउ उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ये समझ आया है तो इसके कुछ एक बेसिक पॉइंटर्स हैं जो आप नोट्स में लिख सकते हो। ये डायग्राम जो है ये बना सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब चलते हैं आगे। नाउ द लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट। सो द लोवेस्ट एनर्जी इज इन द ग्राउंड स्टेट वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट स्टेबल। सो इलेक्ट्रॉन्स आर stable and the most stable in the ground state. Now magnitude of an energy decreases, energy magnitude. Now we are talking about magnitude means like if we have 13.6 then हम बात कर रहे हैं 13.6 की। this is the magnitude। जब हम नेगेटिव साइन को रिमूव कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एज यू मूव अप इन द ऑर्बिट। अभी देखा था ना -13.6 देन 3.4। सो ये जो एनर्जी है मैग्नीट्यूड प्लस कर देंगे सबको, तो ये जो है ये डिक्रीज हो रहा है जब हम ऑर्बिट में आगे बढ़ते हैं। डिक्रीज क्यों हो रहा है बच्चों? देखो बहुत ही बेसिक समझते हैं। ये आपका न्यूक्लियस के पास जो एटम होगा वो स्ट्रांगली बाउंड होगा, दूर होगा वो कम अट्रैक्शन होगा उसमें। तो जितना दूर जाते जाएंगे हमें कम एनर्जी रिक्वायर होगी उस एटम को रिमूव करने, उस इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स लगेगी। जैसे कि मैं आपको अगर आपके हाथ से पकड़ूं तो आपको छुड़वाना थोड़ा कठिन है, लेकिन मतलब थर्ड पर्सन कोई छुड़वाना चाहे तो, लेकिन वही मैं आपको रस्से से पकड़ूं और आप मेरे से 10 मीटर दूर हो तो आपको धक्का देके मेरी ग्रिप से छुड़वाना बहुत आसान है। सिमिलरली मैग्नीट्यूड जो है
एनर्जी का मैग्नीट्यूड वो कम होता जाएगा जैसे जैसे हम हायर एनर्जी स्टेट्स में जाते जाएंगे। रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ओके, विच मीन्स टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर स्टेट वी रिक्वायर लेस एनर्जी। यही कहा ना, हायर स्टेट मतलब न्यूक्लियस से दूर, तो कम एनर्जी रिक्वायर होगी। और रिमूव कैसे करते हैं? फोटॉन्स का यूज करके, मीन्स एनर्जी सोर्स लाइट के फॉर्म में, हीट का यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इन चीजों की वजह से, और कुछ और मेथड होते हैं जिनकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर पाते हैं। चलो फिर, ये आपका प्रीवियस फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को अगर सारी वैल्यूज रखी तो आपका ये फॉर्मूला आया था। ये बहुत ही एसेंशियल है, ये आप आगे भी हायर एनर्जी, हायर स्टडीज में जाओगे तो भी वहां पे E = -13.6 Z² upon N square electron volt. This is the energy formula which will be utilized in your higher education also. Now N = 1, जैसे कि आपको बताया N = 1 क्या है? आपकी ग्राउंड स्टेट। उससे ऊपर N = 1 के बाद N = 2 जो है वो आपकी हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, N = 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट। वहीं अगर N = 6 ले तो देख रहे हो आप, सेकंड आया है तो फर्स्ट, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा? फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, समझे? N = 6 रखेंगे तो -13.6 डिवाइड बाय 6 to the power 2 विच मीन -13.6 डिवाइड बाय 36। इसको हम सोल्व कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। जोश में रहो बच्चों। फॉर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होता है? N = 1 होती है, और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा फॉर N = 1, जब N1 है तो रेडियस क्या होगा आपका? पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस, उसको बोलते हैं बोहर्स रेडियस। सो इट विल बी बोहर्स रेडियस, जो हमने रेडियस पहले निकाला था Rn का फॉर्मूला निकाल के, तो वो बोहर्स रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द ऑर्बिट बाउंड स्टेट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी इज दैट मिनिमम एनर्जी। आयनाइज करना मींस, आयनाइज करना क्या होता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करना। अब सबसे आसान क्या है कि प्रोटॉन्स को निकाल नहीं सकते तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो एक डेफिशिएंसी हो गई, तो इट विल बी H पॉजिटिव। सो H पॉजिटिव होने की वजह से जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है वो कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की वजह से, करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। नाउ इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका 1 है, तो एक ही स्टेट चाहिए इसको, और वो आपकी क्या हो जाएगी? 13.6 मींस ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के ऊपर आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्ट आउट। हाउ वी इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन? इस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी जो आपकी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। समझ गए? समझ गए? तो थम्स अप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां पर देखिए, एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इन ग्राउंड स्टेट। रूम टेम्परेचर, यहां पे रूम टेम्परेचर क्या है? जो टेम्परेचर है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। रूम टेम्परेचर मींस हीट एनर्जी 27 डिग्री। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर आपका जो हाइड्रोजन एटम होंगे उनके सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होंगे। अब ये लाइन मेंशन करने की जरूरत, क्योंकि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें लगता है कि ये बहुत छोटा है, इसको एक्सटर्नल जो ग्राउंड स्टेट, ये क्या बोलेंगे हम, रूम टेम्परेचर होगा, उस पर भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। सो इलेक्ट्रॉन्स आर इन देयर ग्राउंड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इन हाइड्रोजन एटम बाय इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स। इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड कराएं या फिर फोटॉन्स को इंटरेक्ट कराएं, मींस बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन थ्रो किया इलेक्ट्रॉन में तब, या फिर बाहर से लाइट एनर्जी डाली जो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था, इतनी एनर्जी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। ठीक है, फोटॉन्स डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है, यहां पे देखो, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, एक फोटोन आया, मींस दिस इज एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी गेन करेगा और यहां पे जंप कर जाएगा।
If it is sufficient to raise the electron to higher state, then the atom is said to be in excited state. अब कैसे पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां तक पहुंचा कि नहीं? जो इन दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, मतलब E इज इक्वल्स टू एच न्यू, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, न्यू 2 माइनस एच न्यू 1। ये जो एनर्जी डिफरेंस आएगा जो हमने बोर पोस्टुलेट में पढ़ा था, अगर फोटोन जो है एक्सटर्नल वो इस एनर्जी लेवल का या इससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जंप कर जाए। अगर इससे कम है तो बच्चों, अगर इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करके उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा आपके हीट के फॉर्म में या किसी अनदर फॉर्म में। वाइब्रेशन से साउंड भी जनरेट होती है, तो किसी भी एक फॉर्म में कन्वर्ट करके उस एनर्जी को डिसिपेट कर देगा इलेक्ट्रॉन। अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो, और इतनी एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाएंगे। समझ गए? चलो फिर, द एनर्जी ऑफ फोटोन एक्साइटेड, फोटोन या फिर एक्साइटेड एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग बोर्स थर्ड पोस्टुलेट विच आई टोल्ड यू, विच इज E इक्वल्स टू एच न्यू, विच इज इक्वल्स टू E फाइनल, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, और यहां पे आपका न्यूक्लियस मान लेते हैं। अब ये 1 और 2 ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये 15 और 14 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज पे डिपेंड करता है। अब ये न्यू कैसे निकालते थे? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, इसको हम C इक्वल्स टू, ये है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इंटू न्यू, ये फॉर्मूला होता है। तो लैम्डा हम निकालते हैं, तो लैम्डा कैसे निकालें? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू R 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा था। इससे हम लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा से फिर यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे C स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8, यहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की उस स्टेट पे, तो वो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी एनर्जी आ जाएगी। समझ गए? समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे जो EF मतलब फाइनल एनर्जी है वो ज्यादा होगी इनिशियल एनर्जी के। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तभी तो डिफरेंस आएगा। नेगेटिव डिफरेंस का क्या मतलब है? कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब तो है, लेकिन यहां पे कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब फोटोन्स एमिट हो रहे हैं। चलो फिर ये समझ आ गया। बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन्स, फोटोन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टू हायर एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स हायर एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाएंगे। एंड बाय एमिशन ऑफ फोटोन्स इलेक्ट्रॉन मूव बैक टू द लोअर स्टेट। अब नेगेटिव का मतलब बता ही देता हूं। यहां पे मैंने कहा था EF जो है ग्रेटर है EI से जब एब्जॉर्प्शन होगा। EF ग्रेटर देन EI व्हेन एब्जॉर्प्शन, लेकिन एमिशन में जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो उस टाइम पे होगा आपका एमिशन ऑफ फोटोन्स। तो उस टाइम पे क्या होगा? फाइनल, फाइनल जो है EF वो लेस हो जाएगी EI से। इस केस में एमिशन होगा, तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। गॉट इट? चलो फिर, एज एन इंक्रीजेज, एन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? एनर्जी लेवल जो आपको दिखाए थे ये पास पास आते रहते हैं और एक टाइम पे आगे कंटिन्यूस हो जाते हैं। एनर्जीज ऑफ एक्साइटेड स्टेट कम्स क्लोजर, पास पास आ जाते हैं ना, एंड क्लोजर टुगेदर, एंड फॉर हायर वैल्यूज द स्टेट बिकम कंटिन्यूअस। सो हायर वैल्यूज के लिए स्टेट कंटिन्यूअस हो जाएगी। मींस एक स्टेट से ऊपर के स्टेट में जाने के लिए कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पाते हैं जैसे कि मेटल्स में कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये राइट डाउन कर सकते हैं आप सारी चीजें नोट्स के रूप में। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज। इसको मैं सोल्व नहीं कराऊंगा कंप्लीटली, इसको मैं आपको हिंट दे रहा हूं। हिंट क्या है? अब यहां पर देखिए बाल्मर सीरीज, सो फॉर बाल्मर सीरीज लाइमन n इक्वल्स टू 1, बाल्मर n इक्वल्स टू 2। ठीक है, n इक्वल्स टू 2। अब हमें क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सो वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला था? 1 अपॉन लैम्डा, ये वेव नंबर जो होता है यहीं से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, इज इक्वल्स टू R 1 अपॉन n फाइनल। n फाइनल क्या हो जाएगा आपका? ये 2 माइनस 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर, मतलब R 1 अपॉन n फाइनल विच इज 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट का आप पता करेंगे कैसे? एक तो होता है आपका 2 पे फॉल करेगा, ये n इक्वल टू 2 है, तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स तो 3 से आएंगे,
कुछ 4 से और सो ऑन टू n इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब क्या होगा, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है तो आपकी वेवलेंथ क्या होगी ये निकालना आपको। मींस यू हैव टू फाइंड लैम्डा डैश बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू हेयर एज n इक्वल्स टू इनिशियल 3, एक तो ये, और एक n इनिशियल को आपको सब्स्टिट्यूट करना है इन्फिनिटी। पहले तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर ये, पहले ये सब्स्टिट्यूट फिर ये, तो दो आपके लैम्डा बार की वैल्यू आएंगी जहां से आप लैम्डा निकाल सकते हो 1 लैम्डा से। फिर आप बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन सी शॉर्टेस्ट है कौन सी लॉन्गेस्ट है, ठीक है। चलो फिर लास्ट टॉपिक करते हैं आपका। डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दी थी बोहर के सेकंड पोस्टुलेट का यूज करके। अब बोहर के सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहा था, वो सेकंड पोस्टुलेट स्टेट्स दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट कर रहे हैं, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैव सम एंगुलर मोमेंटम, वो न्यूक्लियस के अराउंड क्वांटाइज होगा। मींस ये जो एंगुलर मोमेंटम है L, इसको NH कट लिखते थे और NH बाई 2 पाई, H कट इज इक्वल्स टू H बाई 2 पाई। समझ गए? ये हो गया आपका सेकंड पोस्टुलेट से जो बोहर ने दिया था। अब इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाने के लिए, मतलब ये क्वांटाइज्ड मॉडल था, अब बोहर ने बहुत सिंपल समझाने के लिए क्या किया, ये अज्यूम्ड एक स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग पे वाइब्रेशन होती है, 11th में आपने पढ़ा था, अगर इसको बाउंड कर दे, दोनों साइड से फिक्स कर दे, तो वो वाइब्रेशन यूं होंगी। मींस देयर आर स्टैंडिंग वेव्स इफ द स्ट्रिंग इज बाउंड बाय रिजिड वॉल, ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव होगी। अब अगर इसी स्ट्रिंग को यूं फोल्ड करते हैं सर्कुलर, यहां पे आपकी वेव्स यूं ट्रेवल कर रही थी, यहां पे कैसे करेंगी, यहां से ऐसे ट्रेवल करने लग जाएंगी। समझ गए? अगर स्ट्रिंग को फोल्ड कर देते हैं, उनकी वाइब्रेशन ऊपर नीचे जो वाइब्रेशन है वो चलती रहेंगी। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो अपनी वाइब्रेशन है यहां से लेके क्रस्ट टू क्रस्ट जो है एक लैम्डा हो जाता है। लैम्डा मींस एक वेव लेंथ। क्या हम ये नहीं कह सकते कि एक कंप्लीट में हमारे पास n टाइम्स ऑफ लैम्डा वेवलेंथ होंगी? जो ये कंप्लीट वाइब्रेशंस हैं ये n लैम्डा होंगी, ठीक है। और जो ये n लैम्डा है ये क्या हो गया आपका वेव्स की फॉर्म में पाथ। मींस जो स्ट्रिंग है उसका टोटल लंबाई हो गई है, ठीक, क्योंकि टोटल लेंथ के ऊपर ही तो स्ट्रिंग, जैसे ये है, अगर इसको वाइब्रेट कराएं, ये l लेंथ का है, इसको अगर वाइब्रेट कराते हैं तो ये यूं वाइब्रेट करेगा, लेकिन जो लेंथ है वो तो सेम रहेगी। सो द लेंथ विल बी 2 पाई, और यहां पे ये r रेडियस का हम सर्कल बनाएंगे, इट विल बी 2 पाई r, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे इसको देखो, आगे देखते हैं। Hence, according to de Broglie, a stationary orbit is that which contains an integral number of de Broglie waves. Integral number of de Broglie wave, lambda is de Broglie wavelength, ठीक है। Associated with revolving electrons, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो वाइब्रेट कर रहे हैं और ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। नाउ 2 पाई rn इज इक्वल्स टू n लैम्डा, जो आपको बताया था rn nth ऑर्बिट। अब यहां पे हम यूज करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ का, जो कि आपकी है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। डी ब्रोगली वेवलेंथ ने, डी ब्रोगली की ने बताया, देखो बहुत सिंपल सा, डी ब्रोगली टोल्ड अस दैट एवरी बॉडी whosoever having momentum means there is mass and velocity have some certain wavelength। जैसे हम भी है ना, तो हमारी भी कोई वेवलेंथ है। यहाँ पे आप m अपना मास, आपकी वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करके और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, h जो है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। p आप मोमेंटम से अपनी वेवलेंथ बच्चों निकालना और फिर कमेंट सेक्शन में बताना आपकी क्या वेवलेंथ है। आप मूव कर रहे हो, कोई भी रैंडम वेलोसिटी मान लेना, तब आपकी क्या वेवलेंथ होगी। मींस जैसे जैसे आप मूव करोगे वेवलेंथ कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपका डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस दी थी, जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। नाउ यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो 2 पाई आर एन इज इक्वल्स टू एन लैम्डा था, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा एन एच अपॉन एम वी एन, ठीक है। अब इसको सफल करेंगे, सफल करने पे आपका आ जाएगा ये वैल्यू एम वी आर एन इज इक्वल्स टू एन एच कट,
जो कि आपका दिस इज बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट, नहीं, बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया है, डी ब्रोगली का वेवलेंथ को लेके हमने हमारे बोहर के सेकेंड पोस्टुलेट जो कि वैलिड है उसको ड्राइव कर दिया। मींस डी ब्रोगली ने जो वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट दिया था जो कि था आपका लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि इससे हमने एक पोस्टुलेट को प्रूव किया है। तो दैट मींस लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, चलो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ एक क्वेश्चंस का पार्ट करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।